नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय का पाठ प्रकाश का भाग 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या हैं, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं हम किसे कहते हैं और प्रकाश के संचरण के बारे में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, हम इसे शुरू करते हैं। बच्चों, अंधेरे कमरे में जब आप जाते हैं तो क्या आप चीज़ों को देख पाते हैं, या यूं कहूं कि जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, परंतु जैसे ही आप उस अंधेरे कमरे में लाइट ऑन करते हैं या टॉर्च जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि अंधेरे कमरे में हमें दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि प्रकाश ही हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, इसी कारण से हम प्रकाश की उपस्थिति में ही चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्रकाश हमें देखने में सहायता करता है। प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। आंखों द्वारा ग्रहण की गई उस ऊर्जा को जो वस्तुओं को देखने के लिए सहायक होती है, उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश को हम किस तरह से बोलेंगे? प्रकाश एक ऊर्जा है और आंखों द्वारा ग्रहण की गई उस ऊर्जा को जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। अब ये तो हो गई प्रकाश ऊर्जा के बारे में। अब प्रकाश की किरण क्या है? तो बच्चों, वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश की किरण। और अगर हमें प्रकाश की किरण को दर्शाना है तो हम इसे एक एरो बना करके दर्शाते हैं, और प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, या उसे आप बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर कई सारी किरणें एक साथ जा रही हैं तो हम उसे बोलेंगे कि वह एक किरण पुंज है, या उसे इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि जब सिर्फ एक ही एरो है तो उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, और अगर प्रकाश की किरणें समानांतर चल रही हैं तो इसे हम बोलते हैं बीम ऑफ पैरेलल रेज, या समानांतर किरण पुंज। और यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश चारों दिशाओं में प्रसारित हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, या बिंदु स्रोत बोलते हैं। तो बच्चों, प्रकाश की अगर आपको किरण को दर्शाना है तो इसे आप एरो के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो प्रकाश किरण क्या है? वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश की किरण। अच्छा बच्चों, कभी आपने सोचा है कि आपने प्रकाश की किरण आपने कहाँ देखी होगी? सोचिए कि आपने प्रकाश किरण पुंज कहाँ देखा है। तो इसके बारे में आइए हम समझते हैं कि जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे रात के समय में, तो जो ट्रेन का इंजन के ऊपर जो लाइट लगी होती है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। जो प्रकाश आ रहा होता है वह एक उदाहरण है प्रकाश किरण पुंज का। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रकाश है वो एक गुच्छे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे कह सकते हैं पुंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेलवे जो आपका इंजन है उससे आता हुआ जो प्रकाश है वो एक उदाहरण है प्रकाश किरण पुंज का। इसके अतिरिक्त और कहाँ पे आपने देखा है बच्चों? जी हाँ, जैसे कि हमें सूर्य हमारा प्रकृति का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का, और इससे जो हमें किरणें प्राप्त होती हैं वो एक पुंज के रूप में प्राप्त होती हैं। तो ये एक पूरा बहुत ही बड़ा प्रकाश किरण पुंज आप सूर्य से देख सकते हैं। प्रकाश की किरणें जो हमें मिलती हैं सुबह सुबह, अगर आप धूप में बैठे हो तो आप देखते हैं कि अगर आप दरवाज़ा हल्का सा आगे पीछे करते तो आपको किरणें पूरी आते हुए अंदर कमरे में दिखाई देती हैं। तो वो एक प्रकाश की किरणों का झुंड है, समूह है। तो वो एक प्रकाश किरण पुंज का उदाहरण है जिसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं।
इसके अतिरिक्त आपने जो लाइट हाउसेस होते हैं वो भी प्रकाश किरण पुंज का ही उदाहरण है। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है और प्रकाश किरणें क्या हैं और प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अच्छा बच्चों, कभी आपने ये सोचा है कि प्राचीन काल में जब आदि मानव हुआ करते थे तो उनके समय में प्रकाश की वो किस तरीके से चीज़ों को देखते होंगे? रात में अंधेरे में कभी मतलब जब अंधेरा होता होगा तो वो देखने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते रहे होंगे? कभी आपने इस बारे में सोचा है बच्चों? तो मैं बताती हूँ आपको। जब आदि काल की अगर बात करें तो पुराने समय में जो मानव था उस समय जब तक उसने आग की खोज नहीं की थी तब तक वो मानव पूर्णतः सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर था। परंतु जैसे जैसे विकास होता गया, क्रमिक परिवर्तन होता गया और मानव को आग के बारे में पता चला, जब उसने ये देखा कि पत्थर को रगड़ने पर आग उत्पन्न होती है तो उसने धीरे धीरे आग के उपयोग को सीख लिया। तो फिर रात में वो सूखी लकड़ियों को जलाकर, जो सूखी पत्तियां हैं उनको जला करके, या कभी कभार सूखी पत्तियों में ही कोई घर्षण की वजह से आग उत्पन्न हो जाती थी, तो उन सब का उपयोग वो प्रकाश के प्राप्ति के लिए करता था। इसके अतिरिक्त आदिकाल में जो जानवरों की चर्बी थी उसको भी जला करके मानव ने प्रकाश प्राप्त करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से मानव ने धीरे धीरे प्रकाश की और कई चीज़ों से प्रकाश प्राप्त करना शुरू किया, जिसमें मुख्यतः सूर्य का प्रकाश उसका प्रमुख स्रोत था जिससे वो प्रकाश प्राप्त करता था। और रात में जैसे जैसे उसे आग का ज्ञान हुआ तो आग का उपयोग उसने प्रकाश की प्राप्ति के लिए और खुद को गर्म करने के लिए शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त बच्चों जैसे जैसे मानव का क्रमिक विकास हुआ, उसने खेती करना सीखा। तो जब उसने खेती करना सीखा तो फसलों से या बीजों से तेल प्राप्त करना भी उसने जान लिया। तो फिर तेल के उपयोग से भी उसने प्रकाश की प्राप्ति करनी शुरू कर दी थी। तेल में वो बाती लगा करके वो जिस तरह दिया जलाते थे या मशाल जलाते थे, तो इस तरीके से धीरे धीरे क्रमिक विकास के साथ साथ मानव ने प्रकाश के स्रोतों की, विभिन्न स्रोतों की खोज की। और आज के आधुनिक युग का जो मानव है वो जिस तरह से बल्ब का आविष्कार हुआ, एक बहुत ही बड़ी ये एक क्रांति थी इस क्षेत्र में कि बल्ब के आविष्कार के पश्चात मानव ने बल्ब हो गया, लैंप हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में करना शुरू कर दिया। तो आज का मानव जो प्रकाश स्रोत यूज़ करता है उसमें जैसे आपने घरों में देखा होगा कि मोमबत्ती है। मोमबत्ती अपने आप में एक प्रकाश का स्रोत है। आजकल CFL बल्ब, LED बल्ब, इनका प्रयोग किया जाता है प्रकाश के लिए। इसके अतिरिक्त सबके घरों में टॉर्च होती हैं। तो ये सारे जो हैं ये सब प्रकाश के स्रोत हैं जो आज का आधुनिक मानव यूज़ करता है, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे CFL हो, चाहे LED लाइट हो या बल्ब हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के आधुनिक मानव के द्वारा प्रयोग की जाती हैं जो कि प्रकाश का स्रोत है। तो अब हम जानेंगे बच्चों कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं और उनके कितने प्रकार हैं। तो जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिन साधनों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, या इसे मानव निर्मित स्रोत भी कहते हैं। तो एक एक करके हम इन दोनों को समझेंगे। पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे स्रोत को हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब अभी हमने बात करी थी तो आप कुछ उदाहरण मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के? सोचिए। जी हाँ, जैसे सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हो गया सूर्य। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि सूर्य जो है वो हमें प्रकाश प्रदान करने का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अतिरिक्त और सोचिए आपको कहाँ से प्रकृति में प्रकाश प्राप्त होता है जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। सोचिए, आप लोगों ने कभी रात में जुगनू देखे हैं बच्चों? जुगनू भी प्रकृति का प्राकृतिक स्रोत है, उससे भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, समुद्र की बहुत ही गहराइयों में जहाँ घुप अंधेरा होता है
वहाँ पर कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऐसी मछलियों को हम इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं। ये भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, क्योंकि ये मछलियाँ जो हैं वो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इस कारण से इन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। तो अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के कौन कौन से उदाहरण हो गए? एक तो हो गया सूर्य, एक हो गया जुगनू, एक हो गया आपकी समुद्री मछलियाँ। इसके अतिरिक्त हमारे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं वो भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत ही हैं। सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य ही है। और जो तारे होते हैं उनमें भी स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो वह भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है। तो इस तरीके से प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो गए। पहला प्रकार था प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसका उदाहरण हमने जाना सूर्य, तारे, जुगनू, समुद्री मछलियां जिन्हें इलेक्ट्रिक फिश भी कहा जाता है। और बच्चों एक बात और मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के लिए सूर्य सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? आइए बताती हूँ। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी बच्चों? 15 करोड़ किलोमीटर। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि ये सूर्य है बीच में, जिसके चारों जो हरे रंग का डॉट है वो पृथ्वी है, जो इसके चारों ओर धीरे धीरे परिक्रमा कर रही है। और बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर जो लगाती है उसमें कितने दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में? 365 दिन। यानी जो एक वर्ष का जो समय है, एक वर्ष के समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूर्ण करती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी पर बच्चों जो जीवन है वो संभव ही हो पाया सूर्य के कारण। अगर सूर्य ना होता तो आज पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। आप बच्चों जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही हमारी पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करते हैं। तो बच्चों सोचिए, अगर सूर्य ना होता तो क्या पौधे भोजन बना पाते और हम जीवों का जीवन संभव हो पाता? क्या बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने के क्या जीव जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जो भी जीवन संभव हुआ है जंतुओं का, पौधों का, वो पूर्णतः सूर्य पर निर्भर है। अगर सूर्य नहीं होता तो आज जो मानव सभ्यता, ये जीव जंतु पृथ्वी पर विद्यमान नहीं होते। तो जिस तरह से सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, उसी तरह पृथ्वी पर जो जीवन संभव है उसका भी सारा कारण सूर्य ही है। तो पृथ्वी पर होने वाला जो जीव जंतु, जो ये इनका जो जीवन है ये पूर्णतः सूर्य पर निर्भर करता है। तो सूर्य पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा भी है। और जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो सौर मंडल है उसमें जो जितने ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों बताना चाहूँगी कि सूर्य के जो पूरा जो एक चक्कर लगाती है जो पृथ्वी, जो इसकी परिक्रमा करती है, इसी के कारण मौसम में बदलाव होता है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी, कभी बरसात। ये जो मौसम में जो परिवर्तन होता है ये इसी कारण होता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और दिन और रात का होना, चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, तो वो इस कारण से होता है। दिन और रात का होना पृथ्वी के द्वारा जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है उसके कारण होता है। अब अगला हम बढ़ते हैं मानव निर्मित स्रोत। अभी हमने जाना था प्राकृतिक स्रोतों के बारे में, अब हम जानेंगे मानव निर्मित स्रोत क्या क्या होते हैं। तो जिन प्रकाश स्रोत का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, यानी मनुष्य ने जिसका निर्माण किया हो, ऐसे प्रकाश स्रोत को हम मानव निर्मित स्रोत या मैन मेड सोर्सेस कहते हैं। अब मैन मेड सोर्सेस के उदाहरण क्या क्या होंगे बच्चों? अपने आसपास देखिए तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखेंगे जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है और जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। जैसे आप सभी के घर में मोमबत्ती तो होगी ही, मोमबत्ती मैन मेड सोर्स है।
इसके अतिरिक्त टॉर्च हो गया, इसके अतिरिक्त जो आप अपने घरों में बल्ब देखते हैं, एलईडी लाइट देखते हैं, इसके अलावा सीएफएल देखते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये मनुष्य द्वारा निर्मित की गई हैं। तो ये सभी चीज़ें आपकी मानव निर्मित स्रोत के अंतर्गत आती हैं, यानी वे चीज़ें जो मनुष्य द्वारा निर्माण की गई हैं, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे वो एलईडी बल्ब हो, सीएफएल हो या फिर टॉर्च हो, ये सभी जो चीज़ें हैं वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और ये सारे के सारे मानव निर्मित स्रोत हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले बल्ब को किसने खोजा था? जी हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी जब बल्ब का आविष्कार हुआ। तो इसने आगे चल के मनुष्य के जीवन को औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। उसी के बाद जब आए थॉमस एल्वा एडिसन के साथ साथ ही उनके कॉन्टेम्प्रेरी थे, समकालीन थे, टेस्ला, उन्होंने भी बहुत सारे एसी और डीसी के बारे में, करंट के बारे में बताया था। ये हम आगे जानेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खोज थी वो बल्ब थी, जिसमें फिलामेंट बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा की गई थी और इसने मनुष्य के जीवन को बहुत परिवर्तन दिया। जहाँ पर मनुष्य पूर्णतः प्रकाश और मोमबत्ती या दिया इन पर निर्भर करता था, बाद में उसने इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से प्रकाश प्राप्त करना शुरू किया था। तो बल्ब अपने आप में एक बहुत बड़ी आविष्कार था, एक बहुत बड़ा आविष्कार था। अब हम जानेंगे बच्चों कि जो मोमबत्ती है, दीपक है, तेल है, जिसका प्रयोग हम प्रकाश स्रोत के रूप में करते हैं, परंतु चूंकि वो जलता है, जलने की वजह से कुछ प्रदूषण भी करता है। तो इनसे जो जलने के कारण जो गैसें उत्पन्न होती हैं वो हमारे जो वातावरण है उसमें प्रदूषण करती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी हमारे वातावरण के लिए नहीं होती। लेकिन जैसे ही बल्ब का आविष्कार हुआ और आगे इसी के द्वारा जो क्रमिक विकास होता गया और मनुष्य ने ट्यूबलाइट का निर्माण किया, उसके बाद सीएफएल और एलईडी बल्बों का निर्माण किया, तो इनके द्वारा कम ऊर्जा की खपत होती है और हमें अधिक प्रकाश प्राप्त होता है। क्योंकि जो मोमबत्ती है, तेल है, दिया है, ये कुछ ही एरिया तक प्रकाश प्रदान करता है। अगर मैं कहूँ कि आपने अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाई तो वो थोड़ी दूर तक प्रकाश देती है, लेकिन पूरे कमरे को प्रकाशित वो नहीं कर पाती है। और इसके साथ साथ चूँकि ये प्रकाश बहुत ज़्यादा प्रदान नहीं कर पाती हैं, तो बहुत उपयोगी पुराने समय में थोड़ी उपयोगी थी, लेकिन जैसे बल्ब, लाइट या एलईडी है, ये आपके पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है और इसमें ऊर्जा की खपत भी कम होती है। तो इस तरह से मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है और कम लागत में हमें ज़्यादा प्रकाश भी प्रदान करती है। बच्चों, मैं बात तो कर रही हूँ एलईडी सीएफएल की, तो क्या आप जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड और सीएफएल का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर जो आपके घरों में जो बल्ब और लाइट लगी हुई होती हैं वो या तो सीएफएल होती हैं या एलईडी ही होती हैं। तो आज जो हमारा जो विकास हुआ है, जो आधुनिक युग का जो मानव है, उसने ये एलईडी और सीएफएल का वो ज़्यादा उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि बल्ब भी वो ऊर्जा ज़्यादा लेता है, लेकिन सीएफएल और एलईडी ज़्यादा इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि ये कम ऊर्जा लेते हैं और आपको ज़्यादा प्रकाश देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा बच्चों कि आपके बिजली का खर्च जो है वो कम आएगा। इसीलिए घरों में आजकल कहा जाता है कि आप सीएफएल और एलईडी बल्बों का प्रयोग करें। तो सीएफएल का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप और एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये तो बात हो गई बच्चों प्रकाश स्रोत की। अब हम जानेंगे कि दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, सीएफएल, ट्यूब लाइट, एलईडी, सूर्य, तारे, लैंप, ये सारी की सारी दीप्त वस्तुएं हैं। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी हो गई? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, जैसे जिनसे आपको प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, जैसे मेज, कुर्सी, दर्पण, दरवाजा, इनसे आपको प्रकाश नहीं प्राप्त होता। तो इन वस्तुओं को आप अदीप्त वस्तुएं या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं और दीप्त वस्तुओं को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जिनसे आपको प्रकाश उत्पन्न, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
अब बच्चों एक प्रश्न आपके लिए, हमें चंद्रमा से बहुत, हम रात में जब चांद को देखते हैं तो हमें उससे बड़ा सुंदर प्रकाश प्राप्त होता है, या चंद्रमा हमें बड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त? सोचिए बच्चों, प्रकाश तो हमें चंद्रमा से प्राप्त होता है, दिख रहा है, लेकिन वो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आप इस चित्र में देखिए कि सूर्य द्वारा चंद्रमा प्रकाश प्राप्त करता है, और वो जो प्रकाश सूर्य द्वारा चंद्रमा पर आता है वही परावर्तित होकर के पृथ्वी तक पहुंचता है। तो चंद्रमा अदीप्त है, वो स्वयं में दीप्त नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजता है, जिस कारण से हमें चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है, परंतु चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा अदीप्त है क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है जो उसके तल से परावर्तित होता है, जिससे हमको चंद्रमा से प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, परंतु चंद्रमा स्वयं में दीप्त नहीं होता है, चंद्रमा अदीप्त है। तो अब आप समझ गए कि चंद्रमा से प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह उसके स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य का प्रकाश है जो परावर्तित होता है तल से। और जब कभी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। ऐसा कब होता है? ऐसा ग्रहण के समय होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो जो ग्रहण का कारण होता है, इस कारण से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो आप समझे कि ग्रहण के समय हमें चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए चंद्रमा एक अदीप्त है। तो अब हम जानेंगे बच्चों प्रकाश के संचरण के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो अब प्रकाश का यह एक गुण है, तो प्रकाश का वह गुण जिसके द्वारा प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, उसे हम प्रकाश का संचरण कहते हैं। यानी प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। और प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी माध्यम में संचरण कर सकता है। और जैसे प्रकाश निर्वात के साथ साथ पारदर्शी माध्यम वायु, जल, ग्लिसरीन किसी भी माध्यम से होकर के गुजर सकता है, और प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। आप अपने घरों में टॉर्च जलाते होंगे, अगर आप कभी टॉर्च जलाएंगे बच्चों तो आपको सूर्य इसका प्रकाश जो है सीधी रेखा में जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको मैं एक लेज़र के थ्रू दिखाऊं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आइए एक गतिविधि द्वारा इसको हम समझते हैं। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसको हम एक गतिविधि द्वारा समझ सकते हैं। तो बच्चों आइए देखिए, मेरे पास एक ये मैंने एक पूरा बना रखा है सेटअप, इस पर आप ध्यान दीजिए। इस सेटअप में आप देखेंगे बच्चों कि मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने थर्माकोल के 3 ब्लॉक्स लिए हैं, जिनमें समान दूरी पर मैंने छेद किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये समान दूरी पर, तीनों ब्लॉक्स में समान दूरी पर एक छेद किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने एक इस ब्लैक कलर की स्क्रीन लगा दी है। तो अब हम देखेंगे कि क्या प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। मेरे हाथ में एक ये लेज़र लाइट ली है, क्योंकि लेज़र लाइट से आप रेड कलर की दिखाई देगी तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब मैंने लाइट ऑन की तो आप ये देखेंगे कि जो स्क्रीन है उस पर लाइट आकर के पड़ रही है। चूंकि ये बिंदु स्रोत है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट जो है वो आकर के स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वो उस छेद से होकर के पास कर रही है, और उस छेद से पास होते हुए आपको देख सकते हैं लाइट को। अब अगर बच्चों मैं इसको खिसका देती हूँ एक स्क्रीन को, यानी छेद को हटा देती हूँ, तब आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। यानी कि जैसे ही मैंने उसका जो सीधी रेखा में जो आ रही थी उसके बीच में एक अवरोध उत्पन्न कर दिया, इस वाले ब्लॉक को मैंने खिसका दिया तो लाइट आना बंद हो गई, यानी कि वो इस छेद के अतिरिक्त और किसी जगह से बाहर नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही मैंने फिर इसको लगाया तो आप देख सकते हैं लाइट पुनः आ गई। इसके अतिरिक्त बच्चों एक और प्रयोग द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गति करता है। मेरे हाथ में ये समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, और ये मेरे हाथ में लेज़र लाइट है। तो जैसे ही जब मैं लेज़र लाइट इस पर चलाऊंगी बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
ये तल से परावर्तित हो रही है और परावर्तित होते हुए आप दूसरी तरफ देख रहे हैं सीधी रेखा में गति कर रही है। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है, इसे आप घर में बच्चों आप कर भी सकते हैं कि जब आप एक समतल दर्पण पर जब आप प्रकाश डालते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सीधी रेखा में आपतित हो रही है और परावर्तित तल से टकरा रही है और तल से टकरा कर ये सीधी रेखा में ही परावर्तित हो रही है। तो इस प्रयोग द्वारा बच्चों आप दो चीजें आप समझ सकते हैं कि एक तो जो आपतित किरण है वो भी सीधी रेखा में है और परावर्तित किरण जो है वो भी सीधी रेखा में ही है। तो और आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर चांदा रखेंगे और आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि आपतित किरण भी सीधी रेखा में है, परावर्तित किरण भी सीधी रेखा में है। इस प्रयोग को आप घर में करेंगे बच्चों तो इस प्रयोग का ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो इस लेजर लाइट के द्वारा इस प्रयोग को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप इसे घर में भी कर सकते हैं। एक समतल दर्पण आप लीजिएगा, उस पर लेजर लाइट से जब आप लाइट डालते हैं तो आप देखेंगे कि प्रकाश का जो गमन है वो एक सीधी रेखा में हो रहा है। तो ये प्रयोग जो है बहुत ही सुंदर है और बच्चों को बहुत ही पसंद भी आता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश का गुण है। तो प्रकाश का जो सीधी रेखा में गमन करना है यह प्रकाश का संचरण कहलाता है और यह प्रकाश का एक गुण है। और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं आइए उसे भी समझते हैं। प्रकाश बच्चों स्वयं में अदीप्त नहीं होता परंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गति करता है और प्रकाश का जो संचरण है उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो प्रकाश की गति है, जो प्रकाश का गमन है वो एक सीधी रेखा में होता है। कई बार बच्चों आपने घर में पाइप देखी होगी तो आप इसका ये भी बड़ा अच्छा आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि आप मोमबत्ती जलाइए और आप बिल्कुल सीधी आप ऐसे करके देखिए मोमबत्ती की नोक पर तो आपको दिखेगा हाँ दिख रही है, लेकिन जैसे आपने पाइप को टेढ़ा कर दिया तो आपको नहीं दिखाई देती। तो ये भी एक प्रयोग है, इसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि प्रकाश का जो गमन है वो सरल रेखीय है, इसीलिए इसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। और प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। ये एक बहुत बड़ा गुण है बच्चों, इसको आप अच्छे से समझिए कि अगर माध्यम जो है वो पारदर्शी है तो प्रकाश आराम से पास करेगा, लेकिन अगर अपारदर्शी हो जाएगा तो वो प्रकाश उसमें से पास नहीं करेगा। अब जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए जैसे कि मेरे हाथ में ये जो वस्तु है इसे आप आर पार देख सकते हैं, तो ये जो है ये एक तरह से पारदर्शी वस्तु है। जो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपकी एक पारदर्शी वस्तु है। मेरे हाथ में ये कांच आप देख रहे हैं ये एक पारदर्शी है। जैसे ही मैंने इस पे लेजर लाइट डाली तो ये पूरी इससे पार हो गई। इसको आप नीचे भी दिखा सकती हूँ मैं आपको कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने लेजर लाइट इस पे डाली है और ये लेजर लाइट पूरी इस पे से पास हो जा रही है। लेकिन अगर मैंने कोई अपारदर्शी, ये मेरे हाथ में जो टुकड़ा है ये अपारदर्शी, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। जब इस पर मैं लेजर लाइट डाल रही हूँ तो देख रहे हैं ये इसके पार नहीं हो पा रही है, ये लाइट इस पर पूरी ऐसे ही दिख रही है। लेकिन अगर ये माध्यम लेते हैं जिसके आर पार मैं देख सकती हूँ, इसके आर पार मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये पारदर्शी वस्तु है। जब इस पर लेजर लाइट डालती हूँ तो ये पूरी से पार हो जाती है और ये जो है ये आंशिक रूप से पारदर्शी है, तो इसको मैं पारभासी कहती हूँ। तो ये आप जो कांच का टुकड़ा देख रहे हैं ये थोड़ा सा इस पर पेंट लगा हुआ है, तो ये एक तरह से पारभासी वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। जब इस पर मैं लेजर लाइट डालती हूँ तो थोड़ी इस पर रहती है और थोड़ी गुजर जाती है। तो इस तरीके से ये पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं फिर क्या होंगी बच्चों? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्वच्छ ग्लास, कांच, जल, ग्लिसरीन। अपारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता, जैसे कागज, लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण।
और ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही निकल पाता है उसे हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे पारभासी वस्तुएं जैसे हुआ घिसा हुआ कांच या पेंट लगा हुआ कांच हो गया, या ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ कागज, तो ये सारी जो वस्तुएं हैं वो पारभासी वस्तुएं हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने सीखा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उनको अदीप्त वस्तुएं कहती हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जिनसे नहीं निकल पाता उनको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, और जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर पाता है उनको पारभासी वस्तुएं कहते हैं। और प्रकाश का गुण है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। अब बच्चों मैं आपसे पूछूंगी कि आपने आज क्या सीखा। तो अब यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें आपको सही शब्द को चुन करके इस खाने में भरना है। तो अब चंद्रमा, सूर्य, ईंट, ट्रेसिंग पेपर, स्वच्छ जल ये स्तंभ कामे हैं, और इनके जो उत्तर हैं ये आपको इस बॉक्स में दिए गए हैं। अब आप इसको चुन करके यहाँ भरेंगे। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अदीप्त है, यहाँ पे रख देंगे। सूर्य क्या है? सूर्य से आपको प्रकाश प्राप्त होता है तो सूर्य दीप्त हो गया। ईंट से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता तो ये अपारदर्शी हो गई। और अगर ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर से आंशिक प्रकाश होकर के गुजरता है तो ये क्या होगा बच्चों? पारभासी होगा। और स्वच्छ जल को अगर आप देखें तो उससे जो प्रकाश है वो आर पार निकल जाएगा, तो स्वच्छ जल क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। तो बहुत अच्छे बच्चों, अब मुझे लगता है आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से रोचकतापूर्ण समझ लिया है। अब आपका गृह कार्य है कि आपके आसपास जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं उसको निम्नलिखित तालिका के अनुरूप आपको भरना है। यानी कि आपको कुछ अदीप्त वस्तुओं के नाम लिखने हैं इस खाने में, यहाँ पर आपको दीप्त वस्तुओं के, यहाँ पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तो इनकी आपको सूची बनानी है बच्चों, और सूची बनाकर इस कार्य को करना है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का जो ये पाठ था, प्रकरण था, इसको ये हमने पूर्ण किया। अगले कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।